हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप गाइड। इस वीडियो में हम जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास और साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो स्पेशल स्टेटस यानी आर्टिकल 370 मिला है वो कैसे वजूद में आया और कैसे 5 अगस्त 2019 इंडियन पार्लियामेंट ने ये स्टेटस रिमूव किया, इन चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले हम जम्मू एंड कश्मीर का कुछ इतिहास जान लेते हैं। इतिहास के शुरू से जम्मू एंड कश्मीर एरिया मौर्य एम्पायर का पार्ट था और उसके बाद कुषाण डायनेस्टीज का रूल हुआ जो कि बेसिकली बुद्धिस्ट थे। और उनके बाद लगभग 5 सेंचुरी से 14 सेंचुरी तक वेरियस हिंदू डायनेस्टीज का रूल रहा और लगभग 14 सेंचुरी में इस्लाम कश्मीर में आया और साथ ही बहुत लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए और ये सल्तनत 200 साल तक राज किया। और फाइनली मुगल्स ने 1586 में अंडर अकबर जम्मू एंड कश्मीर को ऑक्युपाई किया और उसके बाद 1751 में अहमद शाह अब्दाली ने मुगल्स से कश्मीर छीन लिया। लेकिन कुछ साल बाद सिख एम्पायर अंडर रंजीत सिंह जी, सिखों ने अफगान को हरा के कश्मीर को अपने अंडर ले लिया। लेकिन कुछ साल बाद ब्रिटिश ने अंडर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में सिखों को हरा के डोगरा रूलर्स को ये एरिया राज करने के लिए दे दिया जो कि सिखों के अंडर ही फ्यूडल लॉर्ड्स थे और उन्होंने ब्रिटिश को कश्मीर ऑक्युपाई करने के लिए हेल्प किया था। तो ब्रिटिश ने एज ए गिफ्ट कश्मीर उनको सौंप दिया। हालांकि इसके लिए ब्रिटिश ने महाराजा गुलाब सिंह जी से 75 लाख रुपीस चार्ज किया और इसके बाद आज़ादी तक लगभग 100 साल डोगरा डायनेस्टी का राज रहा। आज़ादी के वक्त डोगरा रूलर महाराजा हरि सिंह जी थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, ना ही वो इंडिया में शामिल होना चाहते हैं और ना ही पाकिस्तान में। उनका एक सपना था कि वो कश्मीर को एशिया का स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे, यानी न्यूट्रल कंट्री। एट द सेम टाइम कश्मीर के शेख अब्दुल्ला जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर थे, वे लोग कश्मीर में डेमोक्रेसी लाना चाहते थे यानी सेल्फ रूल। और इसके लिए वो लगभग 1931 से कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहे थे और उनका विचार था कि कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होना चाहिए, यानी पावर बिलोंग्स टू ओनली पार्लियामेंट, किंग के पास कोई पावर ना हो। और इस पार्टी को इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी साथ था क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी चाहता था कि कश्मीर में डेमोक्रेसी आए। एंड इन 1947 मतलब में जब देश का विभाजन कर दिया गया, पाकिस्तान के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनका जो थ्योरी था बेसिकली 2 नेशंस थ्योरी, उसके हिसाब से हिंदू और मुस्लिम 2 अलग देश है, ऐसा उनका मानना था। इसलिए उन्होंने इसके अकॉर्डिंग देश का विभाजन कराया था। जम्मू एंड कश्मीर में तब 77% मुस्लिम पॉपुलेशन थे और उनके मुताबिक कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए था। पर महाराजा हरि सिंह जी जो कि न्यूट्रल रहना चाहते थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। इसका मतलब कि वो स्टेटस क्यू मेंटेन करना चाहते थे जो कि बेसिकली एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट था और उन्होंने इंडिया के साथ भी ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट साइन किया था। लेकिन कुछ घटनाओं के कारण महाराजा हरि सिंह जी ने इंडिया में शामिल होने का फैसला किया जो कि ज़रूरी था क्योंकि कश्मीर को आतंकवादियों से बचाना था। और इसलिए 26 अक्टूबर 1947 में जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट हो गया आफ्टर साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बाय महाराजा हरि सिंह। और ये रहा जम्मू एंड कश्मीर का मैप बिफोर एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। जम्मू एंड कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी बन गया है और साथ ही लद्दाख के पोर्शन को भी यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया है। एज ऑन 2020 इंडिया के कुल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब हम आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के बारे में जानेंगे। एक साइड पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट और दूसरी ओर कश्मीर का इश्यू यूनाइटेड नेशंस में था जो कि कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया था और साथ ही कुछ शर्तों के साथ प्लेबिसाइट करने का जजमेंट दिया। पर जब तक प्लेबिसाइट ना हो, नेहरू जी ने कश्मीर के लोगों को इंडिया एज ए होम फील हो, जिससे कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग इंडिया को सेफ एंड सिक्योर समझें, और नेहरू जी के इन्हीं सोचों से बना था आर्टिकल 370।
टू बी प्रिसाइज इंडियन गवर्नमेंट और शेख अब्दुल्ला के बीच एक मीटिंग हुआ जो कि दिल्ली एग्रीमेंट कहा जाता है। और इस मीटिंग में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जो जो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस थे उन सब को इनकॉर्पोरेट करने के लिए लाया गया था आर्टिकल 370। फॉर क्लियरिटी आर्टिकल 370 को हम पार्टली डिस्कस करेंगे। सो पहला, पावर ऑफ पार्लियामेंट। सो जनरली पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि वो सेंट्रल एंड कंकरेंट लिस्ट के जो भी मैटर्स है उन पे सब स्टेट के लिए लॉ बनाए। पर आर्टिकल 370 पार्लियामेंट के इस पावर को जम्मू एंड कश्मीर में रेस्ट्रिक्ट करता है। पर पार्लियामेंट सिर्फ उन मैटर्स पे लॉ बना सकता है जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते टाइम डिसाइड किया गया था, जिसमें 3 चीज़ें थी: डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। अगर पार्लियामेंट किसी और मैटर के ऊपर लॉ बनाना चाहता है तो उनको स्टेट असेंबली से परमिशन लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, देन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्सेट्रा। सो दूसरा पार्ट, कौन सा लॉ जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल होगा। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 370 तो अप्लाई होगा ही, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन की वो सारे प्रोविजंस जो कि प्रेसिडेंट ने अपने 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में स्पेसिफाई किया था, और तब से ये ऑर्डर टाइम टू टाइम मॉडिफाई किया जाता है। और तीसरा, आर्टिकल 370 एप्लीकेबल होना कब बंद होगा, इसका जवाब हम बाद में आपको देंगे। अब जानते हैं आर्टिकल 35 है क्या। सो आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी इंडियन सिटीजनशिप एक्सटेंड होने लगा। पर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सब्जेक्ट्स और उनके लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट लीडर्स ने जम्मू एंड कश्मीर को डिफरेंट ट्रीट करने की मांग की। तब प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी ने 14 मई 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया, और इसी ऑर्डर से कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हुआ आर्टिकल 35A। आर्टिकल 35A जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सब्जेक्ट्स यानी परमानेंट रेसिडेंट्स के राइट्स डिफाइन करता है, और कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेसिडेंट्स कौन होंगे और उनके राइट्स को क्या क्या प्रिविलेज प्रोवाइड होंगे, और नॉन परमानेंट रेसिडेंट्स पर क्या रेस्ट्रिक्शन लगेंगे। देन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्विजिशन के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट सेटलमेंट्स के बारे में, और स्टेट गवर्नमेंट एड एंड स्कॉलरशिप मिलने के प्रोविजन भी दिए हुए हैं। जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में परमानेंट रेसिडेंट्स के लिए क्या क्या प्रोविजंस है वो अडॉप्ट हुआ था ऑन 17 नवंबर 1956 को। जम्मू एंड कश्मीर सिटीजन्स को कुछ स्पेशल बेनिफिट्स दिया गया था, या मान सकते हैं डिफरेंस बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर सिटीजन्स एंड अदर स्टेट सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जैसे कि डुअल सिटीजनशिप, इसमें वो लोग इंडिया के साथ जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स के राइट भी इंजॉय कर सकते हैं, और उनके खुद के भी नेशनल फ्लैग एंड उनके नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। और इमरजेंसी प्रोविजन जैसे कि फिनेंशियल इमरजेंसी इंडियन पार्लियामेंट जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर लागू नहीं हो सकता, और साथ ही वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर बाकी स्टेट के मुकाबले 1 साल ज़्यादा होगा, यानी 6 years। और इसके साथ जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेसिडेंट्स को ही वोटिंग का राइट है स्टेट असेंबली इलेक्शंस में। ये सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते थे। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये स्लाइड आप लोग अच्छे से देख ले और इसके आर्टिकल अच्छे से पढ़ ले, ताकि आर्टिकल 370 को हटाने का प्रोसेस अच्छे से जान पाए। 1949 के जून में एक मीटिंग हुआ जिसमें नेहरू जी, पटेल जी और शेख अब्दुल्ला जी थे। इसे दिल्ली अंडरस्टैंडिंग भी कहा जाता है। इस मीटिंग में फैसला हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो भी कानून है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही बनाया जाए। इसके बाद 4 लोग, शेख अब्दुल्ला जी, मिर्ज़ा अफजल बेग, मसूदी और मोतीराम बागड़ा, जम्मू एंड कश्मीर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बनाए गए। जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो भी कानून था वो सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कंसेंसस से एक ड्राफ्ट बनाया गया अंडर आर्टिकल 306A, और यही ड्राफ्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल हुआ तब बन गया आर्टिकल 370। आर्टिकल 370
कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में रखा गया है। ये भाग बेसिकली बनाया गया था फॉर टेम्पोररी प्रोविजंस के लिए अंडर टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। पर जब आर्टिकल 370 लाया गया था तब ये टेम्पोररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन कहा जाता था। आर्टिकल 370 के 3 क्लॉजेस हैं। आर्टिकल 371, 2, 3 और जो पहला क्लॉज है उसका 4 सब क्लॉजेस है। पहला क्लॉज में ये कहा गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 238 जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होगा। आर्टिकल 371 बी ये कहता है कि इंडियन पार्लियामेंट का राइट्स जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर कितना है, यानी इंडियन पार्लियामेंट 3 चीजें जो कि है डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर, इनके ऊपर कानून बना सकेगा। और यदि किसी और विषय पे कानून बनाना चाहती है तो उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट असेंबली से सहमति यानी कॉन्करेंस लेना होगा। आर्टिकल 371 सी के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होंगे, आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 370। आर्टिकल 371 डी में लिखा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यदि कोई और आर्टिकल लागू होगा तो उसके लिए राष्ट्रपति का आदेश चाहिए होगा, वो भी ईदर कंसल्टेशन से या कंकरेंस से। आर्टिकल 372 में लिखा गया कि जब जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा तो जम्मू एंड कश्मीर का संविधान बनने तक यदि जम्मू एंड कश्मीर के सरकार ने अगर को किसी भी मामले में कोई सहमति प्रदान की है तो उस सहमति का फाइनल तब माना जाएगा जब जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस सहमति को अप्रूव कर दे। और आर्टिकल 373 के तहत लिखा गया कि आर्टिकल 370 को हटा कैसे सकते हैं। इसमें लिखा गया कि अगर आर्टिकल 370 को पूरा या पार्टली हटाना हो तो इसके एक ही तरीका है कि राष्ट्रपति का आदेश निकालेगा, और वो भी वहां के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिकमेंडेशन से। तो प्रॉब्लम यह है कि अब तो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी नहीं रहा, क्योंकि वो तो 1956 में डिसॉल्व हो गया है आफ्टर द एडॉप्टेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको हटाना लगभग असंभव काम है। पर इसको कैसे हटाया गया, अब ये एक्चुअली आर्टिकल 370 को हटाने का 3 पॉसिबल रूट था। पहला, आर्टिकल 373 के तहत वहां के संविधान सभा के रिकमेंडेशन के तहत एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला जाता। दूसरा, भारत के संविधान के सभी आर्टिकल शामिल कर दिया जाए जम्मू एंड कश्मीर के संविधान में, जो कि आर्टिकल 371 बी एंड आर्टिकल 371 डी के तहत होता। और तीसरा, जो कि संविधान संशोधन के तहत होता। तो अब हम सिचुएशन को समझते हैं। 2018 के जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन के बाद जो पॉलिटिकल वैक्यूम हुआ, जिसमें कोई भी पार्टी गवर्नमेंट बनाने के काबिल नहीं था, तब 20 जून 2018 को वहां के राज्यपाल ने सेंटर के निर्देश से जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 92 के तहत 6 महीने के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर किया। आफ्टर 6 मंथ्स 19 दिसंबर 2018 फिर से राज्यपाल ने सेंटर को सूचित किया कि अभी भी कोई भी पार्टी गवर्नमेंट बनाने के हालत में नहीं है। पर इस बार इमरजेंसी फिर से डिक्लेयर किया नहीं जा सकता, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी एक्सटेंड करने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति जी ने जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया आफ्टर गेटिंग द गवर्नर रिपोर्ट। अब हम 5 अगस्त 2019 के प्रोसेस को देखते हैं। उस दिन राज्यसभा में 4 चीजें हुई। सबसे पहले उन्होंने एक आदेश निकाला, उसके बाद 2 रिजोल्यूशन पास किए। वो रिजोल्यूशन पास होने के बाद वो चीज अधिसूचना बन के आ गया। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास किया गया, यानी पहले से दूसरे की शक्ति हासिल की, दूसरे से तीसरे के लिए शक्ति हासिल की, और फाइनली आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया गया। अब इसको डिटेल में जानते हैं। तो
आर्टिकल 371D के तहत आदेश निकाला गया, जिस डॉक्यूमेंट का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, जो कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 के तहत निकाला गया। और इस आदेश के तहत कहा गया कि ये आदेश 1954 के सभी आदेशों को सुपरसीड करेगा, साथ ही जो समय समय पर अमेंड होते रहा है, यानी आज तक जितने भी अमेंडमेंट किए गए वो सभी खत्म हो जाएंगे। और इसी के साथ आर्टिकल 35A भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 35A प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत लाया गया था। साथ ही भारत के संविधान के सभी आर्टिकल इंक्लूडिंग सभी अमेंडमेंट जो आज तक लाया गया वो सभी जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर लागू होगा अब से। और इस आदेश में आर्टिकल 367 को थोड़ा चेंज किया गया, जो कि इंटरप्रिटेशन यानी संविधान को समझते हुए किस चीज़ का क्या मतलब होगा। एक्चुअली कुछ शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार डिस्कशन में आता है, इसलिए उन क्लॉज को समझने के लिए एक एक्ट है जो कि द जनरल क्लॉजेस एक्ट कहा जाता है, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल या क्लॉज में कोई भी शब्द हो उसका क्या मीनिंग समझेंगे वो लिखा गया और उसका एक लिस्ट बनाया गया। इसको ही चेंज किया, जो कि था इसके अंदर हर एक ऑर्डिनेंस को एक्ट ही समझा जाएगा। पहले आदेश से इस आर्टिकल में क्लॉज 4 जोड़ दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइड टू जम्मू एंड कश्मीर, यानी हमारा जो आज का संविधान है एज इट इज जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होगा। आर्टिकल 371 क्लॉज 4B इसमें लिख दिया गया कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य का मतलब होगा वो सदर रियासत जो कि जम्मू एंड कश्मीर के मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है, यानी राज्यपाल जम्मू एंड कश्मीर के मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करता है। और साथ ही अनुच्छेद 373 में जो संविधान सभा का जिक्र है वो अब से जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा माना जाएगा, यानी अगर हम समझे तो अब जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा का मतलब है इंडियन पार्लियामेंट। नेक्स्ट स्टेप, 2 रिजोल्यूशन एक साथ लाया गया जो कि एक साथ पास करवाने थे। पहला जो कहता है कि आर्टिकल 370 के सभी हिस्से समाप्त हो जाएंगे, सिर्फ पहला हिस्सा बचेगा जो कि होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी चीज़ जम्मू एंड कश्मीर पे लागू होंगे। और उसमें जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड कुछ और आर्टिकल थे, जिसमें आर्टिकल 152, आर्टिकल 308, आर्टिकल 363 है, और उनके साथ अदर्स जो भी आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े हुए थे वो सब भी लागू नहीं होंगे। मतलब एक भी ऑप्शन नहीं छोड़ा कि जिससे आर्टिकल 370 रिमूव करने में हर्डल आए। दूसरा रिजोल्यूशन बेसिकली है जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 3 भी लागू हो गया। आर्टिकल 3 का मतलब है जब किसी राज्य को बदला जाता है तो उस राज्य के विधानसभा का परमिशन चाहिए होता है, यानी जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा से राय लिया गया कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को पास कराया जाए, जो कि अब इंडियन पार्लियामेंट है। आफ्टर पासिंग दिस 2 रिजोल्यूशन फ्रॉम बोथ द हाउसेस, प्रेसिडेंट जी के अप्रूवल से जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 संसद में लाया गया और इस बिल के तहत जम्मू एंड कश्मीर के 2 हिस्से किए गए, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि लद्दाख को आर्टिकल 239 के तहत यूनियन टेरिटरी बनाया गया और जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 239 के तहत यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और इस तरह आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।